नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम रीतिबद्ध कवियों को और उनकी रचनाओं को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कम से कम आपको 6 घंटे तो पढ़ने ही होते हैं। अभी मैं कम से कम की बात कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग 10 मिनट की वीडियो ही पूरी नहीं देखते तो आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग जब भी तैयारी करें, किसी भी वीडियो को देखें, उसको पूरा देखिए, उसमें क्या तथ्य बताए जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को पूरा देखिए। जो तथ्य आपको पहले से आते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो तथ्य आपको पहले से नहीं आ रहे हैं और कुछ नया तथ्य दिखे तो उसको आप लोग नोट ज़रूर कर लिया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। 10-15 मिनट की क्लास होती है, उसी को आप लोग पूरा नहीं देख पाते हैं और ये उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपसे छूट जाती हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। कंपटीशन बहुत है, सीट बहुत कम है और उसी में से आपको एक सीट लेनी है। ध्यान रखिएगा कि जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं उस समय भी लाखों बच्चे पढ़ रहे होते हैं और जिस समय आप नहीं भी पढ़ रहे होते हो उस समय भी ना जाने कितने बच्चे पढ़ रहे होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका एक एक मिनट कीमती है, उसको इस्तेमाल करिए, इधर उधर नहीं, पढ़ाई में इस्तेमाल करिए। क्योंकि ये नहीं है कि परीक्षा लेट से होने वाली है तो आप लोग लेट से पढ़ाई शुरू करें। इसी में आप लोगों को लगातार पढ़ते रहना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम की सफलता में 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो आप इतने अपने आप से कितने ईमानदार हैं और एक है निरंतरता। आप लगातार जो है ये अपनी तैयारी को देते हैं, समय देते हैं तो ज़रूर सफल होंगे। जैसे पानी जहाँ टपकता रहता है ना, लगातार टपकता रहता है तो वहाँ पे निशान बन जाता है। तो उसी तरह आप भी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखा करिए। ये नहीं कि कभी थोड़ा-सा पढ़ लिए, एक दिन नहीं पढ़े। अब 10 मिनट की वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा और जो भी तथ्य आपको पहले से नहीं आ रहे हों, कुछ नया दिखे तो उसको नोट करके याद करिएगा। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। रीतिबद्ध कवि किसे कहा गया है इसके बारे में जानते हैं। वे कवि जिन्होंने संस्कृत के लक्षण यानी काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर हिंदी में भी लक्षण ग्रंथ लिखे एवं काव्य रचना की, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहते हैं। ठीक है। और रीतिबद्ध कवियों को बच्चन सिंह ने निम्नलिखित 2 भागों में बांटा है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। इन्होंने 2 भागों में बांटा था, रीति चेतस और काव्य चेतस। रीति चेतस कौन कहलाए? जिन्होंने केवल काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे उसे बच्चन सिंह ने रीति चेतस कह दिया था और जिन्होंने लक्षण ग्रंथ और प्लस काव्य रचना दोनों की, उनको बच्चन सिंह ने काव्य चेतस कह दिया था। सबसे पहले हम रीतिकाल के प्रवर्तक केशव दास का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं इनको। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था ओरछा बुंदेलखंड में और इनका निधन 1617 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम काशीनाथ सिंह था और इनके दादा का नाम कृष्णदत्त मिलता है। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि केशव दास किस संप्रदाय से संबंधित थे तो आप बता सकते हैं कि ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे, यानी उसमें दीक्षित थे। ये किस राजा के आश्रय में रहकर रचनाएं करते थे तो वो थे राव इंद्रजीत, जो कि ओरछा नरेश थे। इनके उपनाम की बात करें तो बहुत सारे इनके उपनाम हैं। सबसे पहले इनको डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है संस्कृत का क्लासिक पंडित। इन्होंने कहा है संस्कृत का क्लासिक पंडित। वहीं देव और शुक्ल ने कहा है कठिन काव्य का प्रेत। कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को कहा जाता है और इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य हैं, रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्लिष्ट कल्पना का कवि इन्हें डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव दास को क्या कहा है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्लिष्ट कल्पना का कवि केशव दास को किसने कहा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कोट का कवि कहा है विजयपाल सिंह जी ने। इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया, समय है 1591 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रामचंद्रिका जिसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, ये 1601 ईस्वी में है, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी, रतन बावनी 1607 ईस्वी, छंदमाला 1607 ईस्वी, नखशिख 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, जहांगीर जसचंद्रिका 1612 ईस्वी और इनकी सभी रचनाएं जो हैं ब्रजभाषा में हैं।
ये जो 1607 ईस्वी वाली रचनाएं हैं, इनको आप लोग कोई ट्रिक बनाकर याद कर लीजिएगा कि ये जो 1607 वाली हैं ये कौन है, तो इस एक ही साथ चारों इकट्ठी याद हो जाएंगी। ट्रिक आपकी अपनी होनी चाहिए, दूसरे की ट्रिक से आपको याद नहीं होता। जब आप खुद ट्रिक बनाते हैं तो उससे रिलेट कर पाते हैं और जल्दी याद होती है। तो कोई ना कोई ट्रिक बना लिया करिए और उससे याद करिए। चलिए देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। सबसे पहले रसिक प्रिया को देखेंगे, जिसका समय 1591 ईस्वी है। इसमें क्या है, इसमें नायिका भेद तथा रस निरूपण से संबंधित ये रचना है। इसमें नायिका भेद और रस निरूपण का वर्णन है। इसमें 16 अध्याय हैं और जिन्हें प्रकाश कहा गया है। अध्यायों को प्रकाश कहा गया, यानी 16 प्रकाश हैं। इसमें कुल छंदों की बात करें तो 530 छंद हैं। इसकी रचना रुद्र भट्ट की रचना श्रृंगार तिलक के आधार पर हुई है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि केशवदास की रसिक प्रिया की रचना किसके आधार पर हुई है, तो यहाँ पर लिया गया है रुद्र भट्ट की रचना श्रृंगार तिलक के आधार पर। विवाद एवं आधि नामक दो नए संचारी भावों की उद्भावना इन्होंने की थी। विवाद एवं आधि, इन्होंने दो संचारी भावों की उद्भावना की थी। दूसरी जो इनकी रचना है ये है कवि प्रिया। कवि प्रिया का समय 1601 ईस्वी है और इसमें 16 अध्याय हैं जिन्हें प्रभाव कहा गया है। इन सभी रचनाओं के अध्यायों को याद रखिएगा और उन्हें क्या कहा गया है ये भी याद रखिएगा। तो कवि प्रिया में 16 अध्याय हैं और इन्हें क्या कहा गया है, प्रभाव कहा गया है। इसकी रचना राव इंद्रजीत सिंह की नर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की गई थी। तो यह तथ्य परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका विषय जो है अलंकार है। इसमें अलंकार निरूपण किया गया है और इसमें अलंकारों को दो भागों में बांटा गया है, एक सामान्य अलंकार और एक विशिष्ट अलंकार। ये सभी तथ्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। यह रचना दंडी के काव्यादर्श एवं केशव मिश्र के अलंकार शेखर के आधार पर लिखी गई है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली जो इनकी रचना है ये है रामचंद्रिका, जिसका समय 1601 ईस्वी है और ये राम कथा पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य, यानी यह एक प्रबंधात्मक रचना है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें सर्गों की संख्या 49 है, यानी 39 है, जिसे प्रकाश कहा गया, यानी इसके सर्गों का नाम जो है प्रकाश है। इसमें कुल 1717 यानी 1717 छंद हैं। इसमें 58 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। छंद वैविध्य के कारण रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। तो यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखिएगा कि रामचंद्रिका को किसने छंदों का अजायब घर कहा था, तो वो थे रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसमें मंगलाचरण के रूप में देवी सरस्वती की स्तुति की गई है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इसे फुटकल कविताओं का संग्रह कहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें किस चीज़ में इन्होंने सफलता प्राप्त की है, इन्होंने इस रचना में संवाद योजना में सफलता प्राप्त की है। इस रचना का दोष क्या है, केशवदास को इस रचना में मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं हो पाई है और यह इस रचना का सबसे बड़ा दोष है। अगली जो इनकी रचना है वह है वीर सिंह देवचरित, जो कि 1607 ईस्वी में है। इसमें 14 सर्ग हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया है और यह एक प्रबंधात्मक खंड काव्य है। वीर सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन इसमें किया गया है और ऐतिहासिकता एवं काव्यत्य की दृष्टि से वीर सिंह देवचरित एक बेजोड़ रचना है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगली जो इनकी रचना है वो है रतन बावनी, जो कि 1607 ईस्वी में है। यह एक मुक्तक रचना है और इसमें वीर रस की प्रधानता है। कुल छंदों की बात करें तो इसमें 53 छंद हैं। हालांकि बावनी का मतलब 52 होता है, सतसई का मतलब 700 होता है, लेकिन कुछ दोहे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। वीर सिंह देव एवं रतन सिंह की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। अगली जो इनकी रचना है वह है नखशिख, जो कि 1607 ईस्वी में ही है और ये किस बारे में है, यह एक मुक्तक रचना है और विभिन्न उपमानों के माध्यम से राधा के नखशिख सौंदर्य का चित्रण किया गया है। राय प्रवीण को श्रृंगार की शिक्षा देने हेतु यह रचना लिखी गई थी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे कवि प्रिया का ही अंश माना है। तो इस तथ्य को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नखशिख जो इनकी रचना है उसको कवि प्रिया का एक अंश माना है। आगे बढ़ते हैं और इनकी अगली रचना देख लेते हैं। अगली रचना का नाम है छंदमाला।
छंदमाला जो है 1607 ईस्वी में इन्होंने लिखी और इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में 77 वाणिक छंदों की विवेचना है और दूसरे भाग में जो है 26 मात्रिक छंदों की विवेचना है। एक और इनकी रचना है विज्ञान गीता, जो कि 1610 ईस्वी में है और इसकी रचना कृष्ण कवि, संस्कृत के जो कृष्ण कवि हैं उनकी रचना प्रबोध चंद्रोदय नाटक है, उसके आधार पर हुई है विज्ञान गीता की रचना। इसमें कुल छंदों की बात करें तो 16 छंद हैं और 21 सर्ग हैं जिन्हें प्रभाव कहा गया है और दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर आधारित यह एक प्रतीकात्मक रचना है। और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि इस रचना में केशवदास एक आचार्य और धर्मगुरु के रूप में सामने आते हैं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इसके बारे में एक कथन है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले हैं, वो है केशवदास के संदर्भ में आलोचकों के मत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो कथन है वो अज्ञेय का है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है। केशव व्यंग के सफल कवि हैं, ये कथन है अज्ञेय जी का। बच्चन सिंह जी इनके बारे में कहते हैं कि केशव संस्कृत के क्लासिक पंडित थे। वहीं विजयपाल सिंह कहते हैं कि केशव दास कोट के कवि हैं। पीछे हमने इन सभी तथ्यों को देखा था, इनके उपनाम जब हम लोग देख रहे थे तो फिर भी कई बार पढ़ने से याद हो जाता है अच्छी तरह। नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं इनके बारे में, ये कहते हैं कि केशवदास महाकवि एवं रीति काव्य के प्रथम उन्नायक हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर एवं मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक काव्य रचना के उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति थी न शक्ति, ऐसा कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और सही भी है। आगे बढ़ते हैं और एक और कथन जो है शुक्ल जी का देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये इतना कथन जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं इसके कथन में, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। यहाँ से यहाँ तक ये जो कथन है ना, ये पूछा जा चुका है कि आचार्य शुक्ल का कथन, यह कथन किसके संदर्भ में है, तो ये इन्होंने केशवदास के लिए कहा था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे इसमें है कि पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए था वैसा प्राप्त उन्हें नहीं था। तो ये शुक्ल का कथन था और ये पूरा कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कथन के बीच से काटकर भी कथन पूछा जा सकता है। एक और कथन देखते हैं शुक्ल जी का केशवदास के बारे में। ये कहते हैं कि केशव से पहले विक्रम संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे, पर किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं करवाया था। यह काम केशव दास ने किया। तो ये भी कथन शुक्ल जी का है। एक और देखते हैं इनके बारे में, शुक्ल जी का ही कथन कि केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तुएं हैं आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं, कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले जो कवि हैं रीतिकाल के, वो हैं भूषण, और बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं क्योंकि इन्होंने रीति से हटकर भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई हैं। इनका जन्म 1603 ईस्वी में तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 1715 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर क्लास अच्छी लग रही है और चैनल पर पहली बार आए हैं, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनका मूल नाम जो है घनश्याम था और भूषण इनकी उपाधि है जो चित्रकूट के शासक रुद्र शाह सोलंकी ने दी थी। यह प्रश्न बन जाता है कि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी, तो वो थे रुद्र शाह सोलंकी। इनके आश्रयदाता राजाओं की बात करें, यानी जिनके आश्रय में रहकर ये रचनाएं रचते थे, वो थे शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला। रचनाओं की बात कर लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा और छंदो हृदय प्रकाश।
अब देखते हैं सभी रचनाओं के बारे में एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम शिवराज भूषण को देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मोस्ट लिखा हुआ है। इसकी रचना 1673 ईस्वी में हुई थी। यह अलंकार विषयक रचना है और इसमें छंदों की संख्या 385 है। इसमें दोहा प्लस सवैया शैली है। इस रचना में 105 अलंकारों की विवेचना है और 99 अर्थालंकार हैं और 4 शब्दालंकार और एक संकर अलंकार, एक चित्र अलंकार। तो इन सभी को मिलाकर 105 अलंकारों की विवेचना हुई है। अलंकारों के लक्षण दोहा छंद में तथा उदाहरण सवैया छंद में है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरी जो इनकी रचना है वह है अलंकार प्रकाश, जिसमें 56 अलंकारों की विवेचना की गई है। तीसरी रचना है इनका छंदो हृदय प्रकाश, जिसमें 82 छंदों की विवेचना है, जिसमें 73 तो वाणिक छंद हैं और 9 जो है मात्रिक छंद हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे भूषण की रचना न मानकर किसी मुरलीधर भूषण की रचना मानी है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण रचना है वो है शिवा बावनी। शिवाजी की वीरता से संबंधित इसमें 52 कवित्त छंद हैं और यह वीर रस प्रधान रचना है। इसका निम्नलिखित पद भूषण ने शिवाजी को सुनाया था कि इंद्र जिमि जंभ पर बाड़ो सुअंभ पर। तो इससे प्रसन्न होकर शिवाजी ने भूषण को 52 गांव, 52 हाथी और 52 लाख रुपए दिए थे। क्योंकि इसमें 52 पद थे, इसलिए ये सब 52 गांव, 52 हाथी और 52 लाख रुपए शायद दिए होंगे। अगली जो रचना है वो है छत्रसाल दशक। इसमें छत्रसाल बुंदेला की वीरता व यश का 10 छंदों में वर्णन है। उस छंदों में कवित्त और सवैया दोनों छंद मिलते हैं। भूषण उल्लास जो इनकी रचना है इसमें काव्य गुणों की विवेचना की गई है। वहीं दूषण उल्लास में जो है काव्य दोषों की विवेचना की गई है। और भूषण हजारा में नीति संबंधी पद मिलते हैं और ये तीनों ही रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं और आलोचकों के कथन देखते हैं भूषण के बारे में। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। एक और कथन है इनका, ये कहते हैं कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। एक और कथन है शुक्ल जी का जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। शुक्ल जी कहते हैं कि वीर भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। तो भूषण की कविता को अविचल सत्य का दृष्टांत किसने कहा, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो वो होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निराला जी इनके बारे में कहते हैं कि भूषण हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। छोटा सा कथन है लेकिन परीक्षाओं में छोटे कथन पूछ लिए जाते हैं। भूषण जो है रीतिकाल के राष्ट्र कवि हैं, इसीलिए ये रीतिकाल के कवियों में सबसे अलग हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भूषण को रीतिकाल का विलक्षण कवि कहा है, क्योंकि उन्होंने श्रृंगार रस के इस काल में वीर रस से परिपूर्ण रचना की। शुक्ल जी ने भूषण की भाषा की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले जो महत्वपूर्ण कवि हैं रीतिकाल के वो हैं भिखारी दास। इनका रचना काल जो है 1721 से 1551 ईस्वी तक है और इनका जन्म स्थान ट्योगा गांव प्रतापगढ़ यूपी में है। धन स्थान इनका भभुआ रोहतास बिहार में है। शुक्ल जी ने इन्हें रीतिकाल का बड़ा भारी आचार्य कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इन्हें अच्छा आचार्य बताया है। भिखारी दास की रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है, कुछ तो उपलब्ध है, कुछ अनुपलब्ध। उपलब्ध रचनाओं में है रस सारांश, शतरंज शतिका, छंदो अणो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम प्रकाश और विश्रु पुराण भाषा। वही जो इनकी रचनाएं उपलब्ध नहीं है उसमें है छंद प्रकाश, बाग बहार, अमर प्रकाश, राग निर्णय, वर्ण निर्णय, पंथ पराख्या, ब्रज महात्म चंद्रिका और रघुनाथ नाटक। सबसे पहले इनकी उपलब्ध रचनाओं के बारे में एक एक तथ्य देखेंगे, जैसे कि रस सारांश जो 1742 ईस्वी में है, इसमें सभी रसों एवं नायिका भेद का वर्णन मिलता है। काव्य निर्णय जो इनकी रचना है 1746 ईस्वी में, इसकी रचना प्रतापगढ़ के सोमवंशीय शासक पृथ्वीराज के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में हुई थी और इसमें भी सभी काव्यांगों की विवेचना की गई है।
अगली जो इनकी रचना है श्रृंगार निर्णय, जिसका समय 1750 ईस्वी है और ये हिंदुपति सिंह के आश्रय में रचित है। और इसमें भी सभी रसों की विवेचना करते हुए श्रृंगार रस को रसराज सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। तो ये तथ्य अभी आप लोग नोट करिएगा। रचना जो है शब्द नाम प्रकाश, यह एक शब्दकोश है, यानी यह एक डिक्शनरी है। शब्दकोश यानी यह एक डिक्शनरी है। पांचवी जो रचना है वो है छंदोड़व पिंगल, जो कि 1742 ईस्वी में है और इसमें भी छंदों की विवेचना है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें बड़ा भारी आचार्य कहा है। एक रचना है शतरंज शतिका, यह शतरंज खेलने के तरीके इसमें बताए गए हैं। यह जो रचना है इसमें शतरंज खेलने के तरीके बताए गए हैं। आगे देखते हैं भिखारी दास की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां। पहली पंक्ति है, आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई है, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्दोत सम जह तह करत प्रकाश। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक और इनकी पंक्ति है, काव्य की रीति सीखी सुकविन सो, देख सुनी बहुलोक की बातें। आलोचकों के कथन देख लेते हैं इनके बारे में। आचार्य शुक्ल ने इनको कहा है कि भिखारी दास आचार्य से अधिक कवि हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये हिंदी के अच्छे आचार्यों में गिने जाते हैं। शुक्ल जी का एक और कथन है इनके बारे में। ये कहते हैं कि भिखारी दास में देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है। यह कथन शुक्ल जी का है। तो आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। जल्दी ही मैं 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी फिर से तैयार कर रही हूँ, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगी, तो उसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। वो TGT लेवल और PGT लेवल की रहेगी, थोड़ी सी हार्ड रहेगी, तो जमकर तैयारी करिए ताकि उस प्रश्नोत्तरी में आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब पढ़ाई करिए, सफल होइए।